So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिकी विज्ञान। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ, देखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। सो हमने बात करी थी सदिशों के प्रकार के बारे में। भिन्न भिन्न प्रकार के जो सदिश हैं उनके हमने डेफिनेशन देखी थी और ये भी देखा था साथ ही साथ कि इनको परिभाषित किस तरीके से करना है। इनमें सबसे एक इंपॉर्टेंट सदिश हमने देखा था एकांक सदिश, है ना। एकांक सदिश वे सदिश होते हैं जिनका जो परिमाण होता है वो एक होती है। इनमें केवल दिशा होती है, तो कहीं पर हमें केवल दिशा दिखानी होगी किसी को, तो वहां पर हम लोग एकांक सदिश का प्रयोग करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए, अभी आगे जब यूज करेंगे इनका तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अभी आपको याद करनी है चीजें सारी। चलिए, सो शून्य सदिश यानी कि नल वेक्टर। नल वेक्टर बेसिकली परिमाण 0 है इसका, ठीक है, और इसे हम ओ से निरूपित करते हैं। ऐसे ओ के ऊपर 0 कह लीजिए, ओ कह लीजिए, उसके ऊपर हम लोग ऐसे वेक्टर साइन लगा करके ये शून्य सदिश को निरूपित करते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट वेक्टर्स, अगर 3 सदिश है हमारे पास, सपोज एक सदिश कुछ ऐसा है, ठीक है, दूसरा सदिश कुछ ऐसा है, और तीसरा सदिश कुछ ऐसा है। ठीक है, अब सपोज ये तीनों सदिश कुछ ऐसे हैं। क्या हो रहा है, इन तीनों का जो स्टार्टिंग बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, वो समान है। तो ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं? ऐसे सदिशों को हम कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, यहां से आगे की बातें करते हैं। वेक्टर्स में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, वो होता है वेक्टर एडिशन। वो होता है वेक्टर एडिशन, यानी कि सदिशों का योग। सदिशों का योग से हम क्या समझते हैं? सदिशों के योग से हम ये समझते हैं बेसिकली, अगर अलग अलग सदिश हैं, अगर अलग अलग सदिश हैं और उनको जोड़ करके एक सदिश हमें बनाना है, तो वो काम हम किस प्रकार से कर पाएंगे। बेसिकली मैथ्स में जो आप गणित करते हो, जो बीज गणित करते हो, वो तो एक आसान काम होता है। वो क्या होता है? एक आसान काम होता है। अगर मैं आपको बोलूं आपको जोड़ना है 2 को और 3 को, तो आप आसानी से जोड़ करके 5 कह देंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन सदिशों में ऐसा नहीं होता। सदिशों में जब जोड़ा जाता है सदिशों को, तो उनको जोड़ने के कुछ नियम होते हैं और उन नियम को हमको आज पढ़ना है। वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं, जिसमें सबसे पहला है त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ। दूसरा है समांतर चतुर्भुज नियम। पैरेललोग्राम लॉ। तीसरा है बहुभुज नियम। पॉलीगन लॉ। तो हम अभी बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल लॉ के ऊपर। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ, और फिर हम बात करेंगे पॉलीगन लॉ के ऊपर भी। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग पुटअप करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
सदिशों का त्रिभुज योग नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे। सदिशों का त्रिभुज योग नियम हमें ये बात बताता है कि दो सदिशों को जोड़ने के लिए हम एक त्रिभुज का सहारा किस तरीके से ले सकते हैं, है ना। दो सदिशों को जोड़ने के लिए एक ट्रायंगल का सहारा हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए हम लोग दो सदिश को यहाँ पर ले लेते हैं, दो सदिशों को ले लेते हैं। सपोज एक ये सदिश है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, जिनको हमको ऐड करना है। दो सदिश जिनको हमको ऐड करना है वो ये है, ठीक है। चलिए, अब इनको ऐड करने का क्या तरीका रहेगा। जैसे सपोज मैं मानता हूं कि ये सदिश हमारा ए है और ये सदिश हमारा बी है। इनको ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ में एक बात बताई गई है। ट्रायंगल लॉ में क्या बात बताई गई है? ट्रायंगल लॉ में ये बात बताई गई है कि आपको क्या करना है, पहले दोनों सदिशों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि एक सदिश का हेड, ये क्या है, हेड है भाई, ये क्या है, टेल है, ये पीछे वाला पार्ट टेल कहलाता है, पूंछ। ये हेड मतलब सिर और ये टेल मतलब पूंछ। तो जिस दोनों सदिशों को ऐसे अरेंज करना है कि एक का हेड दूसरे के टेल के साथ रहे, एक का हेड दूसरे के टेल के साथ रहे। मैं समझाता हूं कैसे। आपको बेसिकली इसको उठा करके कुछ ऐसे रखना है कि ये ऐसे आ जाए, इसकी टेल बी की टेल ए की हेड के साथ लग जाए, बी की टेल ए की हेड के साथ लग जाए। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो जो थर्ड साइड होगी, अब जो इनको मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा, ये समझ रहे हैं, ये जो त्रिभुज बना, ये जो ट्रायंगल बना, ये वाला, ये वाली जो साइड है ना बच्चों, ये वाली जो थर्ड साइड बनी है, ये होगा इन दोनों का योग। ये क्या होगा? ये होगा इन दोनों सदिशों का योग। पर हमको इसको जो ऑर्डर लेना है वो ऐसे उल्टा ऑर्डर लेना है। तो ये वाला जो सदिश है ग्रीन वाला, ये सी सदिश है और ये ए और बी का योगफल को निरूपित करेगा। बात समझ में आई? तो दो सदिशों का योगफल कैसे करेंगे? दोनों सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाएं मानेंगे, ऐसे लगाएंगे दोनों सदिशों को कि एक का जो पूंछ है दूसरे के हेड के साथ रहे, तो जो तीसरी भुजा बनेगी वो सदिशों का योगफल रहेगा। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। और उसका जो क्रम है सुल्टा नहीं लेना है। सुल्टा मतलब इसका ऑर्डर ऐसा है, इसका ऑर्डर ऐसा है, तो इसका ऑर्डर ऐसा नहीं रहेगा, उल्टा रहेगा, उल्टा रहेगा, ऐसे रहेगा। समझ? तो इस तरीके से आपको इसको सोचना है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार हमें क्या बात बताई गई है? दो सदिशों का योग भी एक सदिश होता है। मतलब दो सदिशों को जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा? एक नया सदिश आएगा। दो वेक्टर्स को अगर ऐड करूंगा तो आंसर में जो मिलेगा मुझे वो भी एक सदिश होगा। ये बात बताई जा रही है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास दो सदिश थे, जैसे यहाँ पर ए और बी, ए और बी दोनों को जोड़ा तो एक नया सदिश बना आर, जो कि इन दोनों के योगफल का परिणाम है, ठीक है। इस आर को हम नाम देते हैं परिणामी सदिश। रिजल्टेंट वेक्टर, इस आर को हम क्या नाम देते हैं? परिणामी सदिश, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर।
क्या कहता है त्रिभुज नियम? त्रिभुज नियम की बातें लिखेंगे यहाँ पर। त्रिभुज नियम क्या कहता है? त्रिभुज नियम ये कहता है सीधे सरल शब्दों में, यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित करें, जबकि उनके परिमाण व दिशा का क्रम समान हो। यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के निरूपित करें जबकि उनके परिमाण व दिशा का क्रम समान हो, तो दिशा का क्रम समान मतलब एक को ऐसे लिया तो दूसरे को ऐसे लेना है। ऐसे नहीं करना है कि एक को ऐसे लिया और दूसरे को ऐसे अपोजिट ले लिया, नहीं, ऑर्डर जो है सेम रहना चाहिए। इसीलिए क्या बताया, पूंछ को हेड के साथ मिलाना है, एक का पूंछ दूसरे के हेड के साथ मिला के रखना है। उनके परिमाण व दिशा का क्रम समान हो, दोनों सदिशों का परिणामी योगफल तो दोनों सदिशों का परिणामी योगफल त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित करते हैं। तो दोनों सदिशों का परिणामी योगफल त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित करते हैं, जबकि इसके परिमाण व दिशा के क्रम को अन्य सदिशों के परिमाण व दिशा के विपरीत लिया जाए। तो ये रहा हमारा नियम, त्रिभुज नियम। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें हमको ध्यान रखनी है वो भी बताई गई है, ठीक है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि ऑर्डर के ऊपर ध्यान दिया गया है, ऑर्डर के ऊपर ध्यान दिया गया है। मतलब इतनी सी बात नहीं बताई सिर्फ कि दो सदिशों को अगर हम त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित करें तो तीसरी भुजा जो होगी उसका रिजल्टेंट होगा, सिर्फ इतनी बात नहीं बताई गई, ऑर्डर के ऊपर बात की गई है। आप लोग इस चीज को अगर मिस करेंगे तो गलतियां करेंगे क्वेश्चन में। ऑर्डर आपको देखना है कि ऑर्डर बाकी जो दो सदिश जिनको मैं जोड़ रहा हूं उनका ऑर्डर जो है एक जैसा होना चाहिए, दोनों एक ही दिशा में जाते हुए दिखने चाहिए, सॉरी एक ही रास्ते पर चलते हुए दिखने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि दोनों अलग अलग रास्तों पर एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हो, ठीक है। तो दोनों सदिशों का परिणामी योगफल त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित करते हैं, और इसका परिमाण और दिशा आपको क्या लेना है, इसका परिमाण और दिशा बाकी जो दो सदिश के परिमाण दिशा है उनके विपरीत लेना है, उनके ऑपोजिट लेना है। बात समझ में आ गई है? ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो ये एंगल होता है ये अल्फा होता है, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो हम इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। ये तो हो गया हमारा नियम, हम इसको क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करेंगे इसके ऊपर भी बात हम करते हैं। तो ये सारी चीजें मिटा देंगे, ठीक है, जो पूरी लैंग्वेज है। नहीं, मैं मिटा रहा हूँ मतलब आप लोग नहीं मिटाएंगे, ठीक है। आप लोग उसके आगे ये वाला फिगर जो है फिर से बनाएंगे। बेसिकली हम इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं, थोड़ा सा समझना आप।
इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं एक काम कर रहा हूं यहाँ पर, और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं कुछ इस प्रकार से कि ये 90 डिग्री हो, ये क्या हो, लंब हो 90 डिग्री। ठीक है, ये काम करना है हमने। आया समझ में? तो इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं, इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूं ओ, ये वाला एंड ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये एन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना इस पे। हमने क्या बोला, हमने कहा R इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिगर में देखिए R क्या है, R है OB, A क्या है OA, और B क्या है AB। ये लिख सकता हूं मैं, R इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब R ये है, ये वाली लाइन, OB OA AB। तो मैंने R और A और B की जगह पर OB OA और AB रख दिया है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं समकोण त्रिभुज, यहां से देखते हैं, BNO में, समकोण त्रिभुज BNO में मैं देखता हूं OB का स्क्वायर इज इक्वल टू BN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। OB का स्क्वायर इज इक्वल टू BN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। BN का स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। ON को मैं क्या लिख सकता हूं, ON को मैं लिख सकता हूं, देखो OA प्लस AN होल स्क्वायर। OB स्क्वायर इज इक्वल टू BN स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, A प्लस B के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, AN स्क्वायर प्लस 2OA AN, इतना। ठीक है, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। देखो BN की वैल्यू जो है, BN की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जरा देखना। हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा वाला, समकोण त्रिभुज। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं किस तरीके से आपको ये डेरिवेशन को लेना है। समकोण त्रिभुज BNA में हम क्या लिख सकते हैं, BA स्क्वायर इज इक्वल टू BN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। यहाँ से BN स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, BA स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। ठीक है, अब AN की वैल्यू जो है दो जगह आ रही है, तो AN की वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो AN की वैल्यू हम अलग से निकालेंगे। पहले मैं ये वैल्यू रख लेता हूँ BN की जगह पे, तो BA स्क्वायर यानी AB स्क्वायर भी कह सकता हूँ इसको, प्लस AN स्क्वायर, ये तो BN स्क्वायर की वैल्यू हो गई है ना। और पहले से क्या बचा हुआ था हमारे पास, पहले से बचा हुआ था OA स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर प्लस 2OA AN। ठीक है, BA स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, ये चीज भूल गया मैं, यहाँ पर माइनस आएगा। अब AN स्क्वायर और AN स्क्वायर कैंसिल आउट होते हैं, तो हमारे पास फाइनली बचता है OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस OA स्क्वायर, BA को AB लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2OA और AN। तो AN की वैल्यू तो हमको निकालनी पड़ेगी। अब AN की वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है। AN के लिए आपको क्या करना है, ये वाला त्रिभुज लेना है भाई, ये वाला, वो जो लास्ट में दिख रहा है BNA, ये वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, और इसमें जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण, इसको थीटा ले लेना है। इसको अगर मैं थीटा ले लेता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है, ये कौन सा त्रिभुज है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर अगर मैं cos थीटा अप्लाई करूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। AN की वैल्यू क्या आ गई, AB cos थीटा, ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर AN की जगह पर। तो हमारे पास क्या बच रहा था, OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस 2OA AB cos थीटा। AN की जगह पर, ये AN की जगह पर मैंने क्या लिख लिया, AB cos थीटा। कहां से आया, यहां से आया। ठीक है,
बस इतना सा काम करते साथ ही आप इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए भाई। ओ बी क्या है हमारा आर है, ओ ए क्या है ए है, और ए बी क्या है बी। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लें तो ये हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या सही लिखे हुए, ओ ए ओ बी, ठीक है सही लिखे हुए। तो जस्ट वैल्यूज पुट कर लीजिए इनकी। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, ओ बी की जगह कितना रखना है भाई, आर स्क्वायर, ठीक है। और ए बी की जगह क्या रखना है भाई, ए बी स्क्वायर की जगह ए बी क्या हमारा बी का स्क्वायर प्लस ओ ए की जगह क्या रखना है, ए का स्क्वायर प्लस 2, ओ ए की जगह क्या आया था ए बी की जगह क्या आया था बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा जाना पहचाना रूप बन जाता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैथ्स हमने अप्लाई करी है इसमें, ठीक है। और अगर समझ में आ चुका है, अगर समझ में नहीं आया है तो ये फॉर्मूला तो जरूर याद रखें। ये दो सदिशों के योगफल का परिणामी है, दो सदिशों के योगफल का परिणामी है, इसमें इतना ही रहना है। चाहे आप किसी भी विधि से परिणामी निकाल लो, किसी भी विधि से रिजल्टेंट निकालो, आपका जो आर का फॉर्मूला बनेगा, जो आर का मान आएगा वो यही रहेगा, ठीक है। तो ये परिणामी का फॉर्मूला है। अब अगर यहाँ से आपसे अल्फा की वैल्यू पूछ ली जाए, कोण पूछ लिया जाए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, मैं देख रहा हूँ क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी एन अपॉन ए एन, सॉरी ओ एन, बी एन अपॉन ओ एन, ठीक है। बी एन क्या है भाई, बी एन है हमारा, बी एन की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ओ एन को तो मैं लिख सकता हूँ ना, बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ओ एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस ए एन। अब जैसे आपने यहाँ से ए एन की वैल्यू निकालो, वैसे बी एन की वैल्यू भी निकाल लो। तो साइन थीटा लगा दो इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन ए बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यूज इंसर्ट कर दीजिए भाई। tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा अपॉन ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू है ए प्लस ए बी कॉस थीटा ए एन की वैल्यू। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास एंगल निकालने के लिए, मतलब कि जो परिणामी है वो सदिश ए से कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ये पता लगाने के लिए फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूलाज आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आने वाली क्लास में इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा, ये भी उम्मीद करता हूँ। घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।